दूसरा कि आपके पास केवल एक ही केस है जब आपके पास दोनों सर्कल हैं वो कॉन्सेंट्रिक हो जाएं तो ही आपकी रेडिकल एक्सेस पॉसिबल नहीं है। बाकी वो जो क्रिटिकल केस है कि एक सर्कल दूसरे सर्कल को कंटेन कर ले, इस केस में भी आपकी रेडिकल एक्सेस पॉसिबल है और वो सर्कल के बाहर ही होंगी, दोनों सर्कल के बाहर होती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे रेडिकल एक्सेस अगर 3 सर्कल हो जाए हमारे पास, उनकी रेडिकल, अभी 2 की तो हमने देख ली, जैसे एक सर्कल ये हुआ और एक सर्कल ये हुआ, तो हमने इन दोनों को पेयर बना करके रेडिकल एक्सेस निकाल दी। अगर हम बोल दें कि ये 3 सर्कल है, तो 3 अगर सर्कल हम ले लें तो क्या ये तीनों सर्कल की रेडिकल एक्सेस पॉसिबल है क्या, और वो कैसे निकलेगी? अगर ये सर्कल S1 है, ये सर्कल S2 है और ये सर्कल S3 है, 0 0 0, तो इन तीनों के केसेस में अच्छा रेडिकल एक्सेस कैसे निकलेगी? दो दो का पेयर बना लो ना, इन दोनों का पेयर बनाएंगे तो एक ये आ जाएगी, इन दोनों का पेयर बनाएंगे तो एक ये आ जाएगी, और इन इन दोनों का पेयर बनाएंगे तो एक ये भी आ जाएगी। अब यहाँ पर आप ध्यान अगर दें तो ये तीनों रेडिकल एक्सेस जो है मैंने इंटरसेक्टिंग ली है, और ये सच में होता है। आपके पास अगर 3 सर्कल है और इन तीनों की अगर आप म्यूचुअली इनको सॉल्व करके, म्यूचुअली कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? 3 तरीके से। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये लाइन आ जाएगी, इनको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगी, इनको ये, और इनकी इक्वेशन ऑफ वही है ये सर, ये S2 माइनस S3 इक्वल टू 0, इसकी इक्वेशन S1 माइनस S3 इक्वल टू 0, और ये S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। ये तीनों लाइन जो होंगी, यस ये इंटरसेक्टिंग होंगी। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है ना, इसको अब हम डीपली स्टडी करेंगे। तो अगर 3 सर्कल को इस तरीके से म्यूचुअली सॉल्व किया जाता है तो इनकी रेडिकल एक्सेस यस होती है, और तीनों की रेडिकल एक्सेस आपके पास कॉन्करेंट होती है। कॉन्करेंट मीन टू से एक ही पॉइंट से पास होती है। चलिए, तो अब हम इसको पढ़ेंगे। रेडिकल एक्सेस एक्सेस ऑफ 3 सर्कल taken in pair are always concurrent. Concurrent, always concurrent, है ना? तो देख लेते हैं इसको। Let 3 circles are S1 वही, G1 F1 C1 S2। अब देखिए वो सब नहीं लिखेंगे बार बार, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2G1X प्लस 2F1Y, बस ये अगर मैंने पेयर्स लिख दिया आपको समझ जाना है, ये G2 F2 C2, और जो S3 है वो क्या है मेरे पास, G3 F3 C3। ये मेरे पास सर्कल है, मतलब कुल मिलाकर के सर्कल के पैरामीटर्स जो हैं वो ये तीन ही होते हैं। तो ये 3 मेरे पास सर्कल्स हैं। इसकी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2G1X प्लस 2F1Y प्लस C1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2G2X प्लस 2F2Y प्लस C2 इक्वल टू 0। और सिमिलरली इसके साथ भी वैसे ही लिखा जा सकता है। ठीक है ना? तो मैं पहले इनको ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि ये पूरा जो खेल है वो ड्राइंग का ही है एक्चुअली। 3 सर्कल में बना देता हूँ। तो ये 3 एक सर्कल फर्स्ट, सर्कल 2, और ये हुआ सर्कल 3। ठीक है, अब इनकी रेडिकल एक्सेस अगर देखें तो रेडिकल एक्सेस देखिए, इनकी जो रेडिकल एक्सेस आएगी, इन दोनों की रेडिकल एक्सेस खींचेंगे तो ये यहाँ कहीं आ जाएगी। देखिए, क्योंकि रेडिकल एक्सेस मुझे ये पता है कि होती है कॉन्करेंट है, तो अब मैं इनको कॉन्करेंट ही बनाऊंगा। ये तीनों कॉन्करेंट होती है ये, ठीक है। दूसरा ये S1 इक्वल टू 0,
S2 इक्वल टू 0 एंड हेयर इज योर S3 इक्वल टू 0। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? S2 माइनस सॉरी S1 माइनस S3 इक्वल टू 0। इसकी इक्वेशन कितनी हो जाएगी? S3 माइनस S2 इक्वल टू 0। और इसकी इक्वेशन कितनी हो जाएगी? S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। ये ठीक है। चलिए चलिए अब आप मुझे बताइए, ये तीनों मतलब इसका और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट इस पे लाई करता है। इसको प्रूव करने का एक तरीका देखिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये तो आपको पता ही है कि ये तो आपको पता ही है कि इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट को, जैसे अगर सपोज मैं एक इसको ले रहा हूँ S1 माइनस S2 और ये S2 माइनस S3, S1 माइनस S2 और ये S2 माइनस S3, इन दोनों को अगर मैं लूँ तो ये अगर इस पॉइंट को मैं पी एच कॉमा के बोल देता हूँ, एच कॉमा के अगर मैं बोल देता हूँ, एच कॉमा के अगर मैं इसको बोल देता हूँ, तो ये एच कॉमा के इसको भी सेटिस्फाइड की थोड़ी देर के लिए अभी यहाँ पर देखते हैं। देखिए मैंने एक ये वाली ली S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, ये लाइन ली मैंने, मतलब ये वाली रेडिकल एक्सिस, ये ब्लू वाली, और दूसरी ये ब्राउन वाली ली, एंड S3 minus S2 equal to 0. Let their intersection point is P H कॉमा के। इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है वो H कॉमा के, मतलब इस H कॉमा के इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, मतलब वो इस पर भी लाई करता है और वो इस पर भी लाई करता है। तो अब चलो देखते हैं। देखिए मैंने क्या किया, ये वाली S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 लिया, इधर से S3 माइनस S2 इक्वल टू 0 लिया। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, H कोमा के इस लाइन को सेटिस्फाइड करता है, मतलब ये H कोमा के इस लाइन पर एग्जिस्ट करता है, इस वाली लाइन पर S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 पे। H कोमा के S3 माइनस S2, ये जो रेडिकल एक्सेस है इस पर भी एग्जिस्ट करता है। तो इसमें अगर H कोमा के रख देंगे X और Y की जगह, तो वो इसको सेटिस्फाइड कर देगा, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये भी इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको भी सेटिस्फाइड करता है, इसको भी सेटिस्फाइड करता है। तो क्या इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा क्या? S1 माइनस S2 प्लस S3 माइनस प्लस सॉरी माइनस लेना पड़ेगा। हाँ माइनस S1 माइनस S2 माइनस यस माइनस S3 माइनस S3 माइनस S2। तो क्या इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा भाई? H कोमा के रखूंगा तो ये भी टर्म 0 है, और H कोमा के रखूंगा तो ये भी टर्म 0 है। तो अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो इसको भी सेटिस्फाइड करना चाहिए, और अगर इसको सेटिस्फाइड करेगा तो जरा इसको ओपन तो करो, क्या आ रहा है ये? माइनस S3 S1 माइनस S3 प्लस S2 इक्वल टू 0। तो ये गया, तो क्या आ गया आपके पास? S3 माइनस S1 इक्वल टू 0, या फिर S1 माइनस S3 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट इन दोनों का है वो इस लाइन को भी सेटिस्फाइड डेफिनेटली करेगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि तीनों रेडिकल एक्सिस आपकी कॉन्करेंट होती है। ठीक है भाई, छोटा सा प्रूफ था बिल्कुल। चलिए अब बात करते हैं कि ये जो पॉइंट होता है इसको बोला क्या जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इस पॉइंट को एक्चुअली हम क्या बोलते हैं। देखो भाई, इस पॉइंट को मैं बता देता हूँ, इस पॉइंट को हम बोलते हैं रेडिकल सेंटर। ये जो पॉइंट P होता है ना, इसको बोला जाता है रेडिकल, इसको बोला जाता है रेडिकल सेंटर। रेडिकल सेंटर, इस वाले पॉइंट रेडिकल सेंटर। अब आप मुझको एक बात बताइएगा, इस पॉइंट से, अच्छा मैं बोलता हूं, इस ब्लू लाइन से किन दोनों सर्कल पर डाली गई टेंजेंट की लेंथ इक्वल होगी? ब्लैक पर और पिंक पर।
रेड वाली रेडिकल एक्सिस जो है उससे किन दो सर्कल पर डाली गई टेंजेंट इक्वल होगी? ये पिंक पर और ये रेड पर, और मतलब ये मैरून पर। और ये जो ग्रीन है, ये ग्रीन वाली रेडिकल एक्सिस से किन दो सर्कल पर डाली गई टेंजेंट की लेंथ इक्वल होगी? ये ब्लैक और ये मैरून पर। मगर इन तीनों पर अगर ये कॉमन पॉइंट आ जाए तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि इस पॉइंट से, भाई ये तीनों रेडिकल एक्सिस पर है, तो ये तीनों रेडिकल एक्सिस की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करेगा। मतलब इस पॉइंट से तीनों सर्कल पर डाली गई टेंजेंट की जो लेंथ है वो इक्वल होगी। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? यस सर। है ना? तो यही है अब हमारा अगला छोटा सा टॉपिक, रेडिकल सेंटर। बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी फॉलो करता है ये भी, रेडिकल सेंटर। तो इसके बारे में देख लेते हैं। द कॉमन पेयर ऑफ इंटरसेक्शन, द कॉमन पॉइंट ऑफ intersection, the common point of intersection of the radical axis of three circles taken two at a time is called the radical center. Radical center. ठीक है? From radical center, length of tangent to all three circle are is always तो क्यों, एक ही केस बनेगा, is equal। ठीक है? चलिए, तो कुल मिलाकर के रेडिकल एक्सेस जो है आपकी वो कॉनकरेंट होती हैं। ये जो तीनों रेडिकल एक्सेस आई हैं ये कॉनकरेंट होती हैं। ये तीनों जो रेडिकल एक्सेस आई हैं आपकी कॉनकरेंट होती है। अच्छा बेटा, एक बार एक क्वेश्चन आया था, S1 मेरे पास क्या है? S1 मेरे पास है G1, F1 और ये C1। S2 क्या है? G2, F2, C2 और ये S3 क्या है? G3, F3 और ये C3। ये है। तो उसने इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू एक बार पूछी थी कि ये डिटर्मिनेंट क्या होगा। डिटर्मिनेंट ये था, आप बताएंगे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है? G1 माइनस G2, F1 माइनस F2 और ये C1 माइनस C2। दूसरा था G2 माइनस G3, F2 माइनस F3 और ये C2 माइनस C3। G3 माइनस G1, F3 माइनस F1 और ये C3 माइनस C1। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी? इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी? 1 2 3 कितनी होगी और क्यों होगी? बताइए। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी और क्यों क्यों होगी? बताइए। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। क्यों 0 होगी? ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि अगर मेरे पास तीन लाइंस हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y
प्लस C2 इक्वल टू 0 और A3x प्लस B3y प्लस C3 इक्वल टू 0 स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था। तो हमारे पास इनकी जो कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट बनता है वो हमेशा 0 होता है। ये पढ़ चुके हैं हम लोग, ये 0 होगा। और यहाँ पे ये ध्यान दीजिए आप, ये आपके पास किसका कोफिशिएंट है? ये रेडिकल एक्सिस 1 का, सर्कल 1 और सर्कल 2 की रेडिकल एक्सिस के कोफिशिएंट है। ये सर्कल 2 और सर्कल 3 की रेडिकल एक्सिस के कोफिशिएंट है, और ये सर्कल 3 और सर्कल 1 के रेडिकल एक्सिस के कोफिशिएंट है। मतलब ये आपके पास पहली जो सर्कल 1 और सर्कल 2 की रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन क्या है? g1 माइनस g2x प्लस f1 माइनस f2y प्लस c1 माइनस c2 कॉन्स्टेंट, ये इक्वल टू 0। यही तो आएगी, यहीं से ही चेक कर लो ना। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा, यही तो आएगा यहाँ से। यहाँ से G2 सर्कल 2 और सर्कल 3 की यही आएगी इक्वेशन, यहाँ से चेक कर लो। और तीसरी की, इसकी और इसकी यही आएगी। तो ये हमने पढ़ा हुआ है। तो इसलिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि आपके पास तीनों जो रेडिकल एक्सेस हैं वो कॉन्करेंट होती हैं। समझ में आई बात? समझ में आया? यस सर, यस। है ना, ये पढ़ चुके हैं, ये सब चीजें पढ़ चुके हैं, उसके बाद भी पता नहीं क्यों भाई। आप चलिए अगला छोटा सा एक नोट देख लेते हैं। The radical center of three circle, the radical center of थ्री सर्कल, रेडिकल सेंटर की अगर बात करेगा तो कम से कम 3 सर्कल जो है कंसीडर करने पड़ेंगे। द रेडिकल सेंटर ऑफ 3 सर्कल्स described on the sides of triangle, described on the sides of triangle, described on the sides of the radical center of 3 circles described on the sides of triangles as a diameter described as a diameter is the orthocenter, is the orthocenter of triangle। इस प्रॉपर्टी को पढ़िए अब आप, शायद कोई बच्चे समझ भी गए होंगे। इसका मतलब ये कि सपोज अगर मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ये कोई मेरे पास ट्रायंगल है, ये एक मेरे पास कोई ट्रायंगल है। इसकी तीनों साइड को डायामीटर लेकर के अगर मैं सर्कल बना दूं, मतलब इस पर भी मैं एक सर्कल बना दूं, ये इस पर भी एक सर्कल बना दूं, ये, और तीसरा ये जो इस पर है, इस पर भी मैं एक सर्कल बना दूं। ठीक है ना। अब ये तीनों सर्कल जो है वो इंटरसेक्टिंग सर्कल है ना। अब इनका, ये जो तीनों सर्कल होंगे वो आपके इंटरसेक्टिंग सर्कल है, तो इनकी जो रेडिकल एक्सिस आप बनाएंगे, और रेडिकल एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो इनका ऑर्थो सेंटर होगा आपका। मतलब बात ये हो गई कि आपके पास एक रेडिकल एक्सिस ये, इसकी रेडिकल एक्सिस ये, और जो भी इनकी रेडिकल एक्सिस जो भी आएगी, तो वो ये जो रेडिकल सेंटर आएगा ना वो ऑर्थो सेंटर होगा इसका। बस इतना याद रखिए आप, प्रूफ के संबंध में आप छोड़िए इस चीज को। ठीक है, क्लियर है? अरे क्लियर है क्या? समझ में आई बात? यस सर। ये एक बच्चे के बोलने से काम नहीं चलेगा, सबको बताइए समझ में आया बात? क्लियर है यस सबको? सर।
कुल मिलाकर के बात क्या है कि अगर हम ट्राइंगल की तीनों साइड्स को एज अ डायामीटर अगर लेकर के चले और सर्कल ड्रॉ करें तो वो 3 सर्कल होंगे और तीनों सर्कल की जो रेडिकल एक्सिस होगी, तीनों सर्कल की रेडिकल एक्सिस होगी और उनका जो कॉन्करेंसी पॉइंट आएगा वो आपका ऑर्थो सेंटर हो जाएगा आपका, वो आपका ऑर्थो सेंटर हो जाएगा आपका, क्योंकि ये जो तीनों रेडिकल एक्सिस होती है ना बाय डिफॉल्ट ये आपकी, ये बाय डिफॉल्ट ये आपके परपेंडिकुलर्स आ जाते हैं। तो परपेंडिकुलर का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है आपका, ऑर्थो सेंटर ही होता है। तो ये रेडिकल एक्सिस आपकी जो है वो परपेंडिकुलर्स आ जाते हैं एक्चुअली, इसलिए ऐसा हो जाता है। ठीक है ना, चलिए, या फिर इस ड्राइंग को रहने देते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगर किसी को इसका प्रूफ जानना है ना तो बता सकते हैं, कल इसका प्रूफ भी बता देंगे आपको, और अगर अभी जानना है तो अभी भी बता सकते हैं। अदरवाइज कुछ है नहीं, बस प्रॉपर्टी है, इसको याद रखिएगा। मैं सिंपल बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। अरे ये सपोज देखो, ये आपने एज अ डायामीटर लिया और ये सर्कल आपने ड्रॉ किया, यस, ठीक है ना। दूसरी ट्रायंगल की एक दूसरी साइड है, इसको भी एज अ डायामीटर लेकर के आपने एक सर्कल ड्रॉ किया, और ये तीसरी जो लाइन आएगी सर्कल की, इसको भी एज अ डायामीटर लेकर के आपने एक ये सर्कल ड्रॉ किया। अब क्या हौच पौच बहुत बनता है ये, तो ये होता है क्या है ना, आप इसकी जो रेडिकल एक्सेस निकालते हैं ना, तो ये रेडिकल एक्सेस परपेंडिकुलर आ जाता है आपका इस वाले, इन मतलब इस वाले वर्टिसेस से। दूसरी को लेते हैं तो ये भी परपेंडिकुलर आ जाता है, इधर से लेते हैं ये भी परपेंडिकुलर आ जाता है। तो ये तीनों जब परपेंडिकुलर का, जब आपकी रेडिकल एक्सिस ही परपेंडिकुलर साइड से बन चुकी है, अपोजिट वर्टेक्स से टू अपोजिट साइड, तो भाई परपेंडिकुलर का इंटरसेक्शन पॉइंट तो वैसे ही ऑर्थो सेंटर होता है, तो ये हो जाता है एक्चुअली। ठीक है ना, ये रीजन होता है उसके पीछे, कोई ऐसा कोई खास ऐसा कुछ नहीं होता बस। अगला देखिए आप, द रेडिकल सेंटर ऑफ 3 गिवन सर्कल, अगला नोट है ये, द रेडिकल center of the radical center of 3 given circle of 3 given circle will be the center of, yes, will be the center of fourth circle, ये अच्छी प्रॉपर्टी है, fourth circle, fourth circle which cuts all 3 circle orthogonally, ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन क्या होता है, विथ कट और सर्कल ऑर्थोगोनली एंड द रेडियस द रेडियस of and the radius of the circle is the length of tangent drawn from radical center to any सर्कल। कहने का मतलब क्या है, कैप्चर नहीं करा इसको, कहने का मतलब ये है कि ये देखिए, ये वाला इस स्लाइड को देखिए, ये आपका रेडिकल सेंटर है। यहां से किसी भी सर्कल पे, यहां से देखिए तीनों सर्कल पर अगर मैं टेंजेंट डालूंगा तो बाय डिफॉल्ट वो इक्वल आ जाएगी। तो मैं किसी भी सर्कल पर एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं पहले तो, जैसे सपोज इस सर्कल पे ये टेंजेंट मैंने ड्रॉ की, ठीक है ना। अब ये यहां पे करूंगा तो वो भी इक्वल आएगी, मतलब ये तीनों पर अगर मैं टेंजेंट डालूंगा तो वो इक्वल ही आएगी, तीनों इक्वल आएगी। अब मैं क्या करता हूं ना, ये रेडिकल सेंटर को तो लेता हूं एज ए सेंटर, इसको तो लिया मैंने एज ए सेंटर, और सेंटर लिया तो हटाओ इनको, इनका तो काम हो चुका है, इनको तो स्टडी कर चुके हैं हम।
ठीक है ना। इसको तो लिया मैंने एज ए सेंटर, और इस लाइन को, ये जो लाइंस आ रही हैं इनको लिया मैंने रेडियस। तो ये जो मैं आपका सर्कल बनाऊंगा ना, इसको रेडियस लेके, मतलब इसको रेडियस लूंगा, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये सरकमफेरेंस पे आ जाएगा। ये जो सर्कल बनेगा, ये वाला सर्कल, ये वाला, ये यहां से अगर टेंजेंट डालेंगे इस पे तो ये भी इक्वली आएगा यहां से। ये जो आपका सर्कल बनेगा ना, ये तीनों सर्कल को आपका, ये तीनों सर्कल को ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन करता है। मतलब इसके और इसके बीच में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ये भी 90 है, इसके और इसके बीच में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ये भी 90 मैं बता चुका हूं आपको, और इसके और ये इसके बीच में ये भी एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 90 है। समझ में आया? तो मतलब रेडिकल सेंटर को आपने लिया सेंटर, और यहां से किसी भी सर्कल पर डाली गई टेंजेंट की लेंथ को अगर आप एज ए रेडियस काउंट कर लें, तो ये जो बनने वाला सर्कल होता है इस रेडियस और इस सेंटर का, ये तीनों सर्कल को जिनका वो रेडिकल सेंटर है उनको ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन करता है। समझ में आया? समझ में आया? यस सर। ठीक है ना, समझ में आया ना। तो ये एक अच्छा रिजल्ट है ना, तो ये एक अच्छा रिजल्ट है जो आपको याद रखना चाहिए। अच्छा रिजल्ट है ये। तो उसको भी यहां पर भी बना देते हैं एक छोटा सा। हालांकि एक्सप्लेन तो मैंने कर ही दिया है कि अगर ये एक सर्कल, ये दूसरा सर्कल और ये तीसरा सर्कल, सपोज ये यहाँ पर आपका रेडिकल सेंटर होगा, तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, और इससे किसी भी सर्कल पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए। ये एक इस पे कर लीजिए, इस पे, ये सब इक्वल लेंथ की है इस पे। तो अब ये जो आप सर्कल बनाएंगे यहाँ पे, इसको सेंटर लेके और इस लाइन को एज अ रेडियस लेके, ये सब इंटरसेक्शन पॉइंट को इनको मिलाते हुए, तो ये जो बड़ा फोर्थ सर्कल है ना, ये इन सब पर ऑर्थोगोनल है। मतलब इसके इसके बीच में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ये भी 90 है, इसके और इसके बीच में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ये भी 90 है, इसके और इसके बीच में ये एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ये भी 90 है, और ये इसके इसके बीच में ये भी इंटरसेक्शन ऑफ एंगल ये भी 90 है। अब एक छोटा सा पार्ट जिसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन ऐसे कभी आते नहीं है, पर फिर भी पता होना चाहिए, छोटा सा पार्ट, कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल। अब ये भी आपका फैमिली ऑफ सर्कल का ही एक पार्ट है, सिस्टम ऑफ सर्कल। मतलब एक सर्कल नहीं होगा और कई सारे सर्कल होंगे इस फैमिली में। तो ये क्या बोलता है ना, अ सिस्टम ऑफ सर्कल ऑफ सर्कल every two of which have the same radical axis called coaxial system of सर्कल। कुल मिलाकर के बात ये क्या है कि अगर आपके पास मैं ये दो सर्कल लूं, इनकी एक ये रेडिकल एक्सिस आ जाएगी। अब मैं पूछूं ये कितने सर्कल की रेडिकल, ये इनफाइनाइट सर्कल पॉसिबल है ऐसे जिनकी ये रेडिकल एक्सिस हो जाएगी, बहुत सारे। ये दो यहां पर भी आ जाएंगे, दो ऊपर भी आ जाएंगे, और अगर ये मतलब इसी शेप के, इसी साइज के ऊपर भी आ जाएंगे। ये तो साइज थोड़ी अलग अलग हो गई है ना, आप खुद समझदार हैं। ये ऊपर भी आ जाएंगे, ये ऊपर भी आ जाएंगे। भाई कुल मिलाकर के हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट के, हमारे पास जिन सर्कल के, जिन दो सर्कल के सेंटर के एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस और सेंटर के वाई कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस, और आपके पास कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंस है, जिनका सेम आता जाएगा, वो सब हो जाएंगे इसमें। भाई हो क्या रहा है आपके पास में, इनको अगर आप निकालेंगे तो क्या आएगा, जी1 माइनस जी टू का एक्स, जी टू एक्स प्लस F1 माइनस F2 वाई प्लस C1 माइनस C2 इक्वल टू 0। तो ये G1 G2 F1 F2 C1 C2 का कांस्टेंट डिफरेंस जो है, अगर जिनके लिए सेम आता जाएगा, वो सारी लाइन के लिए कोएक्सियल होती जाएगी। और भी इधर भी हो जाएंगी, इधर भी कुछ सर्कल होंगे, इधर भी होंगे सर्कल। तो ये सारे सर्कल जो हैं आपके, ये कोएक्सियल सर्कल है।
ठीक है ना। एक केस मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, ये केस आपके लिए जानना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि को आपके पास रेडिकल एक्सेस की ही अगर बात करें तो ये तो आपके पास कॉमन टेंजेंट भी होती है। तो ये केस क्या है ना, अभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे होता है। जैसे सपोज ये एक सर्कल है और ये आपके पास ये दूसरा सर्कल है। अब अगर इसकी रेडिकल एक्सेस अगर मैं हम बनाए तो इसकी रेडिकल एक्सेस ये हो जाएगी, कुछ ये हो जाएगी रेडिकल एक्सेस ये। तो भाई इसके ये जितने भी सर्कल यहाँ पे टच कर सकते हैं, जितने भी सर्कल इस पॉइंट पे टेंजेंशियल, बहुत इनफाइनाइट सर्कल होंगे ऐसे जिनका ये आपका टेंजेंशियल पॉइंट हो सकता है, इनफाइनाइट सर्कल। तो ये सब की आपकी कोएक्सियल सर्कल सेम हो जाएगी। तो ये सब के लिए ये सारे जो सिस्टम है आपका, ये कोएक्सियल सर्कल सिस्टम ऑफ सर्कल है। कॉमन कॉर्ड की बेटा बात कर लो आप, ये एक सर्कल है, ये एक है। तो इसके हाँ ये देखिए, ये कॉमन कॉर्ड जो होगी आपकी कोएक्सियल, ये आपके पास रेडिकल एक्सेस हो जाएगा। अब इन दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट से जितने भी सर्कल पास हो सकते हैं, जितने भी सर्कल पास हो सकते हैं, मतलब ये तो नहीं होगा, जितने भी सर्कल यहां से ये आपके पास होंगे, ये भी होगा, जितने भी सर्कल यहां से पास हो रहे हैं, ये जितने भी सर्कल यहां से पास हो रहे, किन्हीं भी दो सर्कल को उठा लो, सबकी कॉमन कॉर्ड सेम आ जाएगी, तो इस सबकी रेडिकल एक्सेस हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के एक रेडिकल एक्सेस को शेयर करने वाले दो या दो से ज्यादा सर्कल आपके पास कोएक्सियल सर्कल का सिस्टम बना देते हैं। समझ में आई बात? क्लियर है? बहुत छोटा सा पॉइंट था ये, समझ में आई बात? यस सर। चलिए यस। अरे और भी तो बच्चे बैठे बेटा इस क्लास में, सबको यस रिप्लाई सर। करना होता है।